ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कौन बनेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद है, जितनी उसके साथ गरिमाएं जुड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसी चर्चाएं आती है और शायद ये देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि राष्ट्रपति जैसे पद के साथ कई तरह के विवाद जुड़ जाते हैं। ऐसे विवाद जिन्होंने राजनीति को गरमाया, साथ ही कई चर्चाओं को भी जन्म दिया है। राष्ट्रपति का पद वैसे तो संवैधानिक प्रधान का है, लेकिन जिस तरह से इस पद को रबर स्टाम्प जैसा बना दिया, वास्तव में ऐसी स्थिति देश के दुर्भाग्य की कहानी कहती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन जैसे राष्ट्रपतियों ने इस पद का मान बढ़ाया। धीरे धीरे विकृत होती राजनीति के कारण संवैधानिक प्रधान की गरिमा कम हुई। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद जितने कांग्रेस मनोनीत राष्ट्रपति आए, वे सब केवल मोहर का ठप्पा साबित हुए। फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना कोई प्रतिरोध किए आपातकाल पर मोहर लगा दी। ज्ञानी जैल सिंह ने तो इस पद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने में सारी हदें तोड़ दी थी। इंदिरा सरकार में राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर मेरी नेता कहेंगी तो मैं उनके घर झाड़ू भी लगाऊंगा। उसने मुझे राष्ट्रपति बनाया है। हर सरकार अपने फायदे के लिए राष्ट्रपति का चयन करती रही है। ज्ञानी जैल सिंह को सिखों को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति बनाया गया। के.आर. नारायणन को इसलिए राष्ट्रपति बनाया गया क्योंकि संयुक्त मोर्चा सरकार राष्ट्रपति भवन में एक दलित चेहरा देखना चाहती थी। प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाकर महिलाओं को रिझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रतिभा पाटिल के 5 साल के कार्यकाल में 205 करोड़ रुपए उनकी विदेश यात्राओं और आवास पर खर्च हो चुके हैं। उनकी एक यात्रा अभी भी विवाद का विषय बनी हुई है। राजस्थान वक्फ राज्य मंत्री अमीन खान ने कहा था कि प्रतिभा पाटिल को इंदिरा गांधी का किचन संभालने का इनाम राष्ट्रपति पद के रूप में मिला। अमीन खान को अपना पद भी छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर इस तरह राष्ट्रपति के पद को मोहर का ठप्पा बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहा तो क्या वास्तव में यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रूप होगा? यह एक गंभीर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो हमने देखा किस तरीके से राष्ट्रपति पद को लेकर के एक बात की गई। पहले हम इससे पहले बात कर रहे थे कि दलगत राजनीति की फेर में सभी पार्टियां इस पद का भी पूरी तरह से राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन अब जैसे विवाद हमने देखे, और खासतौर पर अगर बात करें इस वक्त पे काफी सारे विवाद। राजस्थान के एक मंत्री थे जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि इंदिरा गांधी के साथ वफादारी का उन्हें ये एक इनाम मिला है। क्या लगता है आपको इस तरीके के विवाद, इन विवादों के पीछे, और इससे पहले जैसा कि अभी जिक्र किया गया कि कुछ और राष्ट्रपति थे, उनके साथ में तो कुछ और भी ज्यादा चर्चा जुड़ी। ज्ञानी जैल सिंह की बात की गई, फखरुद्दीन अली अहमद की बात की गई। राष्ट्रपति का पद और उसके साथ ऐसी विवाद जुड़ना, ये कहां तक एक बैलेंस लगता है? देखो दीपक, जब राष्ट्रपति के बारे में पहले सोचा गया तो राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका एक स्टेचर हो, देश के प्रति निष्ठा जो है, इसकी प्रतिबद्धता वो बिल्कुल अकाट्य होनी चाहिए थी। देश उसके पीछे चलने वाला, देश के लिए वो एक आइडल की तरह होना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्योंकि बाद में जब 1969 के बाद ओल्ड कांग्रेस और कांग्रेस में इंदिरा गांधी के गुट में जो तनाव हुआ, झगड़े हुए, उसके बाद एक के बाद एक जो पॉलिटिकल सिलेक्शन होने लग गया राष्ट्रपति का, उसके बाद ये चिंता ज़्यादा की जाने लगी कि राष्ट्रपति पद पर ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो तत्कालीन सरकार की बात को ठप्पे लगाए, माने और तत्कालीन सरकार के अनुसार चले। तो ऐसे में एक राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति की जरूरत थी। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो एक खास विचारधारा को मानता हो, खास गुट पर विश्वास करता हो, उसकी निष्ठा खास नेताओं के प्रति हो। तो कुल मिलाकर जब इस तरह की डिमांड आने लगी तो ऐसे ही लोगों का चयन होने लगा। और ये राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह या प्रतिभा पाटिल का मसला नहीं है, ये कुल मिलाकर हमारी जो राजनीतिक बदलती हुई व्यवस्था का एक सूचक है कि किस तरह से हमने एक एक करके एक एक पद किस तरह से राजनीति की भेंट चढ़ा दी, किस तरह से हमारे संवैधानिक पद जो कि हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए थे, जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था को संतुलित रखते थे, वो सब हमने कैसे एक एक करके राजनीतिक बना दिए। उसके कारण आज हमारा लोकतंत्र जब पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं दिखाई देता, हमारे लोकतंत्र में जब कमियां नजर आती हैं तो लगता है कि कहाँ कमजोरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो पूरी व्यवस्था की थी दीपक, हर जगह व्यवस्था की थी कि हर जगह चेक बनाए हुए थे। उन चेक्स को हमने अपनी राजनीति की खातिर खत्म कर दिया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की खिलाफ लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। हम लोकतंत्र में आज जब आवाज दबाई जाती है तो आवाज की आजादी की हम मांग करते हैं, जबकि लोकतंत्र में ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। जब हमारे संविधान में सारा का सारा
सारे अधिकार मौजूद हैं, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, उसके बावजूद क्यों ऐसा होता है कि कोई सरकार यदि गलत कदम उठाती है, जनता के खिलाफ गलत कदम उठाती है, तो राष्ट्रपति से लेकर तमाम संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे कौरवों की सभा में कभी भीष्म और विदुर हो गए थे। कुल मिलाकर आज व्यवस्था को निश्चित तौर पे उसी संविधान के अनुसार ले जाने की जरूरत है। दीपक जी, और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारठ। नारायण साहब, स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज पर। जी नमस्ते साहब। बारठ साहब, जिस तरीके से अभी फिलहाल चर्चा चल रही है राष्ट्रपति पद को लेकर के, अलग अलग जगहों से अलग अलग आवाजें उठ रही हैं कि राष्ट्रपति ये होना चाहिए, लेकिन अभी कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको, समीकरण जो है वो क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, एक ऐसा भारत एक दुर्लभ और अद्भुत किस्म का देश है जिसमें 2000 नस्लीय ग्रुप या एथनिक ग्रुप हैं जी। उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसकी एक राष्ट्रव्यापी अपील हो, जिसकी एक राष्ट्रव्यापी पहचान हो, जिसका एक राष्ट्रीय फलक और सोच हो जी। ऐसा कोई आज की राजनीति में सतह पर नजर नहीं आता जी। तो आपको एक समझौता करना पड़ेगा कि कितना अधिकतम हम समझौता कर सकते हैं। दोनों पक्ष जो एनडीए और यूपीए, उनके पास ऐसा कोई सर्वस्वीकार्य व्यक्ति नहीं है जो अपीलिंग हो सके, इसलिए कोई समझौता करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा जोर इस बात का लगाया जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी हो सकते हैं, संभव है कि वो हो जाए। और नारायण जी, एक बड़ा सवाल, कोई समझौता सुलह होती हुई दोनों पक्षों में दिख नहीं रही है, तो एक आम राय बनना बड़ा कठिन है आज के दौर में। नारायण जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम राष्ट्रपति पद के लिए इस तरह से देखते हैं कि फलानी जाति का होना चाहिए, फलाने धर्म का होना चाहिए, फलाने प्रोफेशन से होना चाहिए, इस दल से होना चाहिए, इस राज्य का होना चाहिए, जब राष्ट्रपति के पद को भी इस तरह से सिलेक्शन के वक्त इस तरह से खेमाबंदी करके सोचा जाता है, तो कैसे शायद ये एक और ज्यादा मुश्किल भरा काम हो जाता है कि एक नेशनल स्टेचर का आदमी, एक राष्ट्रीय जो स्वीकृति का आदमी मिलना बहुत और ज्यादा कठिन हो जाता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा भारत के लिए कि एक ऐसा राष्ट्रपति हो। हमको सभी वर्गों का ध्यान रखना पड़ता है। हम दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे यहाँ कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ कि हम सभी को संतुष्ट करके चलते हैं, हम सभी का ध्यान रख के चलते हैं। हमको उत्तर दक्षिण का भी एक सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। वो बहुत सारे पहलू भारत के राष्ट्रपति बनाने में निर्णायक होते हैं, और इसीलिए अधिकतर राष्ट्रपति, ज्यादातर राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो बहुत गरिमा और बहुत विद्वता के साथ भारत का नेतृत्व किया है। अब हमारे सामने जो नाम है उनमें सबसे जो उचित माना जा रहा है काबिलियत के लिहाज से, वो प्रणब मुखर्जी है। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि यूपीए उनको स्पेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि संसद में वो यूपीए के संकट मोचक हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी या यूपीए उनको इस बात के लिए स्पेयर कर देगा कि वो राष्ट्रपति के नाते नेतृत्व करे? और ऐसे ही बीजेपी के पास भी कोई इस तरह का नाम नहीं है जो सभी खेमों में, शिविरों में तस्लीम किया जा सके, स्वीकार किया जा सके। नारायण जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में जब राष्ट्रपति का कोई चयन करेगी कोई भी दल, यूपीए करे या एनडीए करे, तो क्या किन खास बातों का ध्यान रखेंगे? वो इस बात को देखेंगे कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं क्या, या ये देखेंगे कि फलाने उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम से आते हैं क्या? ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद के चयन के लिए, व्यक्ति के चयन के लिए इन चीजों को देखा जाएगा? देखिए, भारत का राष्ट्रपति आज की तारीख में महज रबड़ की मोहर नहीं है जी। वो हमारी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है, वो 700 लोगों से ज्यादा बड़ी संसद के सदस्यों को संबोधित करता है। तो उस ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा संदेश दे सके जो भारत को बांधे रख सके। उसके भाषण के ऊपर सबकी नजर रहती है। तो ये जो जाति, धर्म, इलाका, ये सबके पहलू एक व्यक्ति में समाहित हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। वो किसी विवाद में न पड़ता हो। जैसे अभी राष्ट्रपति महिला है, लेकिन वो इतने सारे विवादों से गुजरी है कि अब ज्यादा सतर्कता बरती जाने लगी है कि अगला राष्ट्रपति कम से कम ऐसा हो जो और अधिक गरिमा और विद्वता या मर्यादा के साथ काम कर सके। तो बहुत जो मापदंड है, हमारे पैमाने हैं, इन सब पे इसको खरा उतरना होगा। हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो उतना ही स्वीकार्य आसाम में हो जितना राजस्थान में हो, इतना कश्मीर में भी हो, तमिलनाडु में भी हो। ऐसी स्वीकार्यता वाला, ऐसा देश को बांधने वाला राष्ट्रपति हो जिसके एक एक वाक्य, एक एक कृत्य, एक एक कदम से लोग प्रसन्न हो, प्रभावित हो। ऐसा राष्ट्रपति की हम कल्पना करके चलते हैं। ऐसी ही कल्पना, ऐसी ही जो एक तरह से इमेज है वो हमारे संविधान के निर्माताओं ने। नारायण जी, बड़ा एक
नारायण जी, एक सवाल उठता है कि जिस तरह की गठबंधन की राजनीति चल रही है और जिस तरह से किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है केंद्र में, और ऐसे में राष्ट्रपति अपना हो, हर दल चाहता है कि अपना हो जो हमारी बात पर रबड़ की मोहर लगा दे, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या ऐसे राष्ट्रपति का चयन हो पाएगा जिस तरह का आप बता रहे हैं? देखिए, 65 साल तक हमने बहुत सारे इम्तिहान गुजारे हैं, उन सब में हम कामयाब रहे हैं। हालांकि संकट इस समय गहरा है। आप सोचिए, ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे और उनके भाषण बड़े विद्वतापूर्ण होते थे। आप सोचिए, उनके जमाने में ब्लू स्टार हुआ, उनके सामने कितना भावनात्मक संकट रहा होगा। इसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपति पद का जो फर्ज है उसको अहमियत दी। तो भारत की माटी में इतनी अच्छी तासीर है कि हम कोई अच्छा नेतृत्व दे पाएंगे, क्योंकि हमारा समाज है इतना विरल और विद्वत मान्यताओं वाला समाज है, उसमें इतनी कुव्वत है, कोई अच्छा इंसान निकल के इस सब में आएगा। और राजनीतिक पार्टियां अगर ये सोचती है कि उनकी पसंद का उनका रबर स्टाम्प हो, तो ये उनकी संकीर्णता, ये उनका छोटापन है, ये उनका ओछापन है, इससे उनको ऊपर उठना चाहिए। नारायण जी, सवाल ये था कि आखिर में क्या इस तरह की संकीर्णता तो हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से नाम उठ रहे हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है उसमें, लेकिन क्या इन सब परिस्थितियों के बावजूद क्या ये राजनीतिक दल ऐसे व्यक्ति का नाम निकालने में सफल रहेंगे जो कि पूरी तरह से पूरे देश को स्वीकार्य हो? देखिए, कौन सोच सकता था कि हमारे सामने कलाम आएंगे या कायक आए। वो एक वैज्ञानिक थे, एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि थी जी। आप भारत की ताकत इसमें देखिए कि इस देश के 80% लोग हिंदू हैं, इस देश में 14% लोग मुस्लिम है, 2.5% क्रिश्चियन है और 0.2% सिख है। जो गठबंधन की मुखिया वो एक यूरोपियन औरत है, उसका राजनीतिक सलाहकार एक मुस्लिम है, भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, भारत का प्राइम मिनिस्टर एक सिख माइनॉरिटी है, भारत का उपराष्ट्रपति एक मुस्लिम माइनॉरिटी है, भारत का रक्षा मंत्री एक क्रिश्चियन है, भारत का विदेश राज्य मंत्री मुस्लिम है, पार्लियामेंट की स्पीकर एक दलित की बेटी है, भारत में चुनाव कराने वाला एक मुस्लिम है। और आप सोचिए, इतना उदारता, इतनी विरलता दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलेगी। तो हम खोज लाएंगे। कौन जानता था कि अभी जो परीक्षण हुआ है जिस मिसाइल का, उसका परीक्षण करने वाली केरल के चर्च और उनमें गिरजाघरों में पली बड़ी एक लड़की ईसाई इस तरह काम कर सकती है। तो भारत में 120 करोड़ लोगों में कोई चेहरा ऐसा खोजपूर्ण आएगा जो इस पद को और गरिमा प्रदान करेगा। नारायण जी, ये हम सब भारतवासियों की तो ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दल जिस दिशा में चल रहे हैं, जिस तरह से कुर्सी को लेकर झगड़ते हैं और जिस तरह से गुटिये जो राजनीति को लेकर ज्यादा हावी हैं, क्या इसके बावजूद क्या इसकी कहीं संभावना दिखाई देती है? क्योंकि भारत की जो संस्कृति में तो वो शक्ति निश्चित तौर पे दिखाई देती है कि हम सबको साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन आज की जो राजनीति है वो तो सबको तोड़ती नजर आती है, देश को सांस्कृतिक तौर पे तोड़ती है, देश को जातीय तौर पे तोड़ती है। तो क्या ऐसे में इन सब परिस्थितियों में क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसा राष्ट्रपति ये पूरे दल निकाल पाएंगे जो कि सबको स्वीकार्य हो? कभी भी धरती वीरों से खाली नहीं हुई है जी। अभी भी हमको उम्मीद है, और नेता कुछ भी करें, उनके घोषणा पत्र कुछ भी बोलते रहे, अवाम में बहुत ताकत है, उनका दबाव काम करेगा, उनका जनमत काम करेगा। वो जिस तरह का माहौल बनाएंगे तो अवश्य कोई न कोई इस पद के लिए अच्छा व्यक्ति आएगा। और हम थोड़े दिन बाद जब कोई नाम सामने आएगा तो हमें लगेगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति को हम आगे प्रस्तुत करते हैं वो उस समय बहुत ज्यादा आपको काबिल नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही पद मिलता है उसको उस गरिमा के मुताबिक अपने आप को ढालने लगता है, उसी तरह से आचरण करने लगता है। तो संभव है कि चाहे वो अज्ञात, अनाम और एक एड्रेस का चेहरा सामने आए और बाद में वो इतना अच्छा प्रभावशाली साबित हो कि सारा देश कहे कि नहीं, हमारे देश का अच्छा फैसला था। नारायण जी, बिल्कुल आपकी अपेक्षाओं की तरह ही पूरे देश की जनता की अपेक्षा है, और निश्चित तौर पे ये अपेक्षा और मूर्त रूप में बदले और सारे राजनीतिक दल समझें और हमें हमारे देश को दोबारा एक कलाम जैसा एक राष्ट्रपति मिले, ये पूरे देश की इच्छा है। धन्यवाद नारायण जी। कुल मिलाकर दीपक, बात वही आती है कि आखिर में राजनीति से दूर हटकर यदि किसी व्यक्ति के बारे में सोचा जाएगा तो कलाम, जाकिर और राधा कृष्णन जैसे लोगों को हम चुन पाएंगे। निश्चित तौर पे भारत का मान और सम्मान ऊंचा होगा। प्रताप जी, लेकिन इस वक्त पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कोई भी एक, चूंकि राजनीतिक दल से आने के बाद भी अगर वो दलगत राजनीति से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, कि हमारा सिस्टम उसको उठने की एक अनुमति देता है। एक उदाहरण लें इसका सिंपल सा, कि रेल बजट के बाद में जैसा रेल मंत्री के साथ हुआ वो सबको पता है। ऐसे पहले बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब भी कभी किसी ने ऊपर उठ करके कोई कदम उठाना चाहा, उसी की पार्टी में उसका बहिष्कार कर दिया गया, बायकॉट कर दिया गया। क्या लगता है आपको, ऐसे माहौल में अगर कोई एक नेता बाहर निकल करके आता है और वो इस तरीके से काम करता है